मेरा नाम शुभांकर है। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार से आता हूँ और हमारा परिवार भी पूरे शहर में काफ़ी रुतबे वाला जाना जाता है। मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है। मेरे चाचा ताऊ सब एक ही घर में रहते हैं। मेरे खुद भी दो भाई और एक बहन है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक पैसे वाले परिवार में हूँ, बल्कि इसलिए भी कि मुझे बचपन से ही अपने दादा दादी का प्यार मिला है। मेरे दादाजी मेरे लिए एक आइडियल इंसान थे, लेकिन तब तक जब तक कि मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था। लेकिन जब एक दिन मुझे उनकी सच्चाई का पता चला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह इस हद तक गिरे होंगे। मेरा परिवार दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खुद के घर में औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मैं यह सब रोक लूँगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हमारे घर में भी कभी आपस में झगड़ा नहीं हुआ था। मेरे घर के मुखिया दादाजी थे। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, सभी लोग उनकी बात मानते और इज्जत करते थे, और वह भी सबसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी किसी को नहीं डांटा। अगर कभी कोई बात होती भी तो वह हमेशा प्यार से समझाते। लेकिन मेरे परिवार में एक बहुत अजीब सी परंपरा थी। उसे सुनकर अक्सर जो लोग हमारे घर में अपनी बेटी की शादी के लिए आते, वह इनकार कर देते थे, जिसकी वजह से हमारे बड़ों ने इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया था। मैं अपने बचपन से ही देखता रहा था कि मेरे घर में जिसकी भी शादी होती और जो लड़की दुल्हन बनकर मेरे घर आती, वह अपनी पहली रात दादाजी के कमरे में ही गुजारती। बचपन में मुझे इन सब चीज़ों की कोई समझ नहीं थी, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, इस परंपरा ने मेरे दिमाग में कई सारे सवाल पैदा कर दिए। मैंने कई बार यह सब जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस बात पर बात करने को तैयार हो, और यह परंपरा सालों से ऐसे ही चलती आ रही थी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में अपनी पहली रात गुजारती थी, वह 1 महीने के अंदर ही पेट से हो जाती थी। लेकिन मुझे यह बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती थी और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था। जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो भाभी के साथ भी यही किया गया, और भैया ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैंने इसका बहुत विरोध किया, पर किसी ने भी वहाँ पर मेरा साथ नहीं दिया, और मैंने घर के बड़ों से कई बार इस सवाल का जवाब मांगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन किसी ने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए था, क्योंकि अब मेरी भी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी अब यही सब होने वाला है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अपनी शादी के दिन मैंने घर के बड़ों के सामने सभी को यह फैसला सुना दिया कि मैं शादी के बाद अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में बिल्कुल भी नहीं भेजने वाला हूँ। और जब मेरी पत्नी मेरे घर आई तो मैं अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चला गया। मुझे लगा कि इस सब के बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा और अब से यह परंपरा यहीं खत्म भी हो जाएगी। मैं अपने किए पर बहुत खुश था और दादाजी का व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल सामान्य था। साल गुजरते गए और मेरी शादी को 3 साल बीत गए, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी माँ नहीं बन पाई थी। पहले हमें लगा कि शायद मेरी पत्नी या मुझ में ही कुछ कमी है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया और जो भी टेस्ट करने को बोले गए थे वो सब हमने करवाए। लेकिन सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। मेरी पत्नी भी बिल्कुल फिट थी और मैं भी, लेकिन फिर भी वह गर्भवती नहीं हो पा रही थी। अब हम दोनों पति पत्नी बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुमने इस परंपरा को तोड़कर बहुत गलत किया। अब तुम सारी जिंदगी बच्चे की किलकारी के लिए तरसोगे। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता। मैंने उनसे कहा कि बच्चे की ख्वाहिश के लिए क्या मैं अपनी पत्नी के साथ गलत करूं और उसे किसी दूसरे के कमरे में भेज दूं, भले ही वह दूसरा आदमी मेरे दादाजी हों। मैंने कहा मैं इतना बेगैरत नहीं हो सकता। मेरी पत्नी को भी यह परंपरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसको भी यह सब बहुत अजीब लगता था। लेकिन अब समय गुजरता ही जा रहा था।
हमारे रिश्तेदार और लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में ले जा रही थीं, क्योंकि हमारे परिवार में सबके बच्चे थे, सिर्फ हमें ही छोड़कर। अब हमें दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी अब गुमसुम रहने लगी और डिप्रेशन की वजह से वह बहुत चिड़चिड़ी सी भी हो गई थी। इस परेशानी की वजह से हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों से और सगे संबंधियों से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था। अगर कहीं भी कोई फंक्शन होता तो हम वहां जाने से बचने लगते थे। लेकिन जब आप समाज में रहते हैं और वह भी इतने बड़े परिवार में, तो हर बार यह मुमकिन नहीं हो पाता है। एक बार जब मेरी पत्नी मेरे ही परिवार के किसी रिश्तेदार की शादी में गई और जब वह वहां से लौट कर आई तो वह पूरी रात फूट फूट कर रोई। उसका रोना देखकर ही मैं समझ गया कि आखिर वहां क्या बात हुई होगी। फिर वह खुद से ही मुझसे बोली कि मुझे आप दादाजी के कमरे में भेज दें। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वह बोली कि लेकिन हम हमेशा बिना बच्चों के नहीं रह सकते, इसीलिए अब आपको यह करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से सहमत नहीं हुआ। मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया और कहा कि अगर बच्चा होना होगा तो भगवान हमें खुद ही दे देंगे। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उसकी मानसिक हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी और फिर वह ज़िद करने लगी। मुझे भी अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। अब मेरे मन में भी यही ख्याल आने लगे थे कि बाकी सब जिन्होंने अपनी बीवियों को शादी की पहली रात दादाजी के कमरे में भेज दिया था और दादाजी के साथ एक रात गुजारी थी, वह आज एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे अपने बीवी बच्चों के साथ। आखिरकार एक दिन बहुत मजबूर होकर मैंने दादाजी से कहा कि मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़कर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद वह मुझसे कुछ भी नहीं बोले। मैंने भले ही मुंह से दादाजी से यह सब कह दिया था, लेकिन मैं अपने मन से अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं था और मेरे मन में यह सवाल भी था कि आखिर दादाजी के कमरे में होता क्या है। इसीलिए जैसे ही रात हुई मैंने सोच लिया कि मैं दादाजी के कमरे में पहले से ही जाकर छुप जाऊंगा और सब कुछ अपनी आंखों से देख लूंगा। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, उसी दिन मेरे दोस्त की वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया। मेरा दोस्त आउट ऑफ स्टेशन था, इसीलिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसकी वाइफ को अस्पताल लेकर जाऊं और सब कुछ संभाल लूं। वह सुबह तक आ जाएगा। ऐसी इमरजेंसी की वजह से मैं उस रात को दादाजी के कमरे में नहीं जा पाया। अगले दिन जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि रात को क्या हुआ था, तो वह बोली कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर कुछ अजीब सी खुशबू आई और फिर उसके बाद मुझे कोई होश ही नहीं रहा। और जब सुबह मुझे होश आया तो मैं आराम से उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी कुर्सी पर बैठकर चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहे थे। फिर मैं उठकर बाहर आ गई और अपने कमरे में चली आई। उसकी बातें सुनकर मुझे अब किसी अनहोनी के होने की शंका हुई। मैं सोचने लगा कि दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की आखिर ज़रूरत क्या थी, जबकि मैंने तो खुद ही अपनी पत्नी को खुशी खुशी उनके कमरे में भेजा था। अब मुझे यह सब और भी ज़्यादा गलत लगने लगा, लेकिन कोई मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। मैंने दादाजी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। और 1 महीना जैसे ही बीता, मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे और भी ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होने लगी कि यह बच्चा मेरा है भी या नहीं। लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी। मैं भी उसे खुश देखकर खुश होने लगा, लेकिन मेरे मन में जो शक का बीज बो गया था वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अपनी पत्नी के सामने मैंने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतने सालों बाद जो खुशी उसे मिली है वह मेरे शक की वजह से खत्म हो जाए। इसलिए मैंने यह फैसला लिया कि बच्चे के पैदा होने के बाद मैं उसका डीएनए टेस्ट करवा लूँगा और जो रिपोर्ट आएगी उसके ही बाद मैं दादाजी से सवाल करूँगा। अब वह 9 महीने का समय सिर्फ मेरी पत्नी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। मैं जब भी बच्चे के आने की खुशी को महसूस करता तभी वह शक मेरे दिमाग में आ जाता और मैं फिर से उदास और परेशान हो जाता। खैर, जैसे तैसे 9 महीने का समय बीता और भगवान ने मुझे एक खूबसूरत सा बेटा दिया।
इतने सालों के इंतज़ार के बाद भगवान ने हमें औलाद की खुशी दी थी, इसीलिए मेरे घर में सभी लोग बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा तो शायद मेरे दादाजी थे, क्योंकि मेरे घर के सभी बच्चों में उन्हें सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार था। लेकिन क्योंकि मेरे मन में शक था, इसीलिए उनकी खुशी को भी मैं शक की निगाह से देख रहा था। एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और बाहर जाने लगा तो पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं अपने बेटे को बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। और उसके बाद मैं उसे अस्पताल लेकर गया, जहाँ मैंने अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। मुझे पूरा यकीन था कि यह बच्चा मेरा नहीं है। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आनी थी। जैसे तैसे करके मेरे वह 2 दिन गुजरे। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उसी दिन सुबह से ही मेरा बहुत बुरा हाल था और मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि अगर यह बच्चा मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं किससे क्या कहूँगा और मैं इस बच्चे को कैसे कबूल कर पाऊँगा। दादाजी से भी मैं क्या सवाल करूँगा, क्योंकि अपनी पत्नी को तो मैं खुद ही उनके कमरे में छोड़ कर आया था। रिपोर्ट जैसे ही मेरे हाथ में आई, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और मेरे हाथ भी कांपने लगे, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस रिपोर्ट को खोलकर देखूं। फिर मैं उस रिपोर्ट को लेकर घर चला आया। मुझे बार बार खुद पर गुस्सा आ रहा था कि जो मेरे घर में सब ने किया वही मैंने भी अपनी पत्नी के साथ होने दिया। मेरे मन में जो शक है, अगर वह सही साबित हो भी गया तो मैं किसे दोष दूंगा, क्योंकि किया तो यह सब मैंने ही है। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी पत्नी कमरे में आ गई और वह बोली कि यह आपके हाथ में क्या है। मैं उसे देखकर बुरी तरह से घबरा गया और मैंने तुरंत ही अपने ऑफिस की फाइल में उस रिपोर्ट को रख दिया। तो वह चौंक गई, बोली, आप मेरे सवाल से इतना घबरा क्यों गए? मैंने बात पलटते हुए कहा कि अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ऑफिस के काम से मुझे 2 दिन के लिए शिमला भेजा जा रहा है, तो तुम मेरा बैग पैक कर दो, क्योंकि मुझे 2 घंटे के अंदर ही तुरंत निकलना है। मेरी पत्नी ने आनन फानन में मेरा सब सामान पैक कर दिया और मैं अपना बैग और वह फाइल लेकर ऑफिस पहुंच गया और उस फाइल को मैंने ऑफिस में रख दिया और फिर वहां से मैं ज़रूरी फाइल्स लेकर सीधे शिमला के लिए निकल गया। ऑफिस के काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उन 2 दिनों में मुझे उस रिपोर्ट का ख्याल तक नहीं आया। फिर जब मैं शिमला से वापस लौटकर ऑफिस गया, तब मुझे अचानक से फाइलों को देखकर उस फाइल की याद आई। जब मैंने उसे वहां ढूंढा तो वह फाइल मुझे नहीं मिली, तो मैंने अपने ऑफिस के चपरासी से उस फाइल को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वह फाइल मेरी टेबल पर ही थी। मैंने तुरंत ही उसे खोला। वह फाइल तो सही सलामत थी, लेकिन उसमें से रिपोर्ट गायब थी। अब तो मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैंने जैसे तैसे इसे भगवान का फैसला समझकर एक्सेप्ट किया। मैंने सोचा शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं सच्चाई ना जान सकूं और उस बच्चे को खुशी खुशी अपना लूं। साल गुजरते गए और कुछ सालों के बाद मेरी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब वही शक का कीड़ा मेरे दिमाग में फिर से घूमने लगा और मैं यह सोचने लगा कि दोबारा तो मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं भेजा, लेकिन दोबारा वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया हो, वह खुद ही छुपकर दादाजी के कमरे में चली गई हो। लेकिन दूसरी तरफ मेरा मन कह रहा था कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी। अब तो मैं हद से ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मेरे मन का वहम दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अब अपने बेटे का दोबारा से डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। मेरा बेटा भी अब इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसे अपने साथ लेकर जा सकता था। इसीलिए मैं उसे फिर से अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गया और मैंने इस बार इमरजेंसी में टेस्ट करवाया। जैसे ही रिपोर्ट आई, रिपोर्ट देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी वह बच्चा मेरा था। अब मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर वह बच्चा मेरा ही था तो फिर 2 साल तक क्यों नहीं हुआ। सिर्फ एक दिन दादाजी के कमरे में रहने के बाद ही भगवान ने मुझे यह बच्चा क्यों दिया। एक तरफ मेरे दिमाग में कई सारे सवाल बम की तरह गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक सुकून भी था कि वह मेरा ही बच्चा है।
फिर मैंने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि मेरे भाई के 3 बच्चे हैं और मेरे चाचा ताऊ के लड़कों के भी 2-2 3-3 बच्चे हैं, जबकि उनकी बीवियों ने भी सिर्फ एक ही रात दादाजी के कमरे में गुजारी थी। इसका मतलब यह है कि जो मैं सोच रहा हूँ वह गलत सोच रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एक रात दादाजी के कमरे में गुजारना इतना ज़रूरी क्यों है? और जो भी दुल्हन दादाजी के कमरे में जाती उसे वह बेहोश क्यों कर देते? अब यह सब जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरा सबसे छोटा भाई अब शादी के काबिल हो गया था, इसीलिए अब उसकी शादी की भी बात चल रही थी और शादी के बाद उसकी पत्नी को भी उसी सब से गुजरना पड़ता जिससे मेरे घर की सारी औरतों को गुजरना पड़ा है, जो कि मैं नहीं चाहता था। लेकिन मैं इसका किस तरह से पता लगाऊं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जब भी मैंने दादाजी से पूछना चाहा तो उन्होंने मुझे चुप करवा दिया। वह मेरी हर बात पर यही कहते कि जो मुसीबत थी वह अब टल चुकी है। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो जाता। मुझे यह लगता कि शायद वह मेरे बच्चे के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि अब भगवान ने मुझे भी बच्चे की खुशी दी है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस मुसीबत की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता और मेरे छोटे भाई की शादी का वक्त भी आ गया। मैंने सोचा कि अब वही सब फिर से दोहराया जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं पहली रात को दादाजी के कमरे में पहले ही छुप जाऊंगा, ताकि वह मेरे भाई की दुल्हन के साथ क्या करते हैं मैं देख सकूं। उसकी शादी के दिन मैंने झूठ बोल दिया कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और इसीलिए मुझे इमरजेंसी में वहां जाना पड़ेगा, और फिर मैं अपने घर वालों के सामने ही घर से बाहर निकल गया। सबको यही लगा कि मैं अपने दोस्त के पास चला गया हूँ, लेकिन मैं पीछे के दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादाजी के कमरे में घुस गया। अंदर दादाजी नहीं थे। मेरे लिए यह बहुत अच्छा मौका था। मैं कमरे में एक अच्छी सी जगह ढूंढकर छुप गया और अब मुझे इंतज़ार था तो बस नई दुल्हन और दादाजी के कमरे में आने का। थोड़ी ही देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन वह अकेले थे। दुल्हन उनके साथ नहीं थी। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था, लेकिन अगर राज जानना था तो मुझे शांति से वहां बैठकर इंतज़ार करना था। थोड़ी देर के बाद कमरे के बाहर से तेज तेज बहस होने की आवाज़ आने लगी। मुझे पहले से ही पता था कि यह सब होगा, क्योंकि जो भी नई दुल्हन हमारे घर में आती वह इस परंपरा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और फिर इसी तरह से बहसबाजी होती। कोई भी दुल्हन अपने आप को सिर्फ अपने पति की अमानत मानती है, लेकिन उसे पहली ही रात किसी दूसरे आदमी के साथ गुजारने के लिए कह दिया जाएगा तो वह यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं यह ड्रामा कई सालों से देखता चला आ रहा था, इसीलिए मैं चुपचाप इंतज़ार करने लगा। आखिरकार वही हुआ जो मेरे घर की बाकी महिलाओं के साथ हुआ था। थोड़ी देर बाद दुल्हन कमरे में आ गई और वह जैसे ही कमरे में आई दादाजी उठकर वॉशरूम चले गए। मुझे उस बेचारी पर बहुत तरस आ रहा था। वह बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी। थोड़ी देर के बाद दादाजी बाहर आए और उन्होंने दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बहू घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही उन्होंने अपनी जेब से एक रूमाल निकाला और वह उसकी नाक पर रख दिया। थोड़ी ही देर में वह दुल्हन बेहोश हो गई। इतना सब तो मुझे पहले से ही पता था, पर अब आगे दादाजी क्या करने वाले हैं मुझे यह जानना था। फिर उन्होंने दुल्हन को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया वह देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। वह वक्त मैंने कैसे काटा यह मैं ही जानता हूँ। सुबह के समय जब दादाजी की आंख लगी तब मैं मौका पाकर चुपचाप खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। लेकिन अब जो कुछ भी मैंने देखा था उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो मेरा बनता था, लेकिन अब मुझे यह डर लग रहा था कि अगर मैंने दादाजी से कुछ भी पूछा तो उन्हें यह पता चल जाएगा कि मुझे अब उनका ये राज पता चल चुका है। लेकिन अब मेरे दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि दादाजी को यह सब करना पड़ा। मैंने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर कोशिश की और दादाजी से इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन दादाजी हर बार मेरी बात टाल देते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और मेरे मन में दबे हुए सवालों के जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पाए थे। 1 साल बीतने के बाद भी जब मेरे छोटे भाई की दुल्हन को कोई बच्चा ना हुआ तो मेरे घर में सभी लोग बहुत परेशान हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।
लेकिन फिर भी वह उम्मीद बांधे हुए थे कि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। दादाजी कहने लगे कि मुझे यह लगता है कि शायद इस राज को कोई और भी जान चुका है। उनकी यह बात सुनकर हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगा। फिर दादाजी ने कहा कि क्या इस घर में कोई ऐसा इंसान है जो इस राज को जान चुका है? क्योंकि अगर यह बात किसी और को पता ना चली होती तो अब तक बहू गर्भवती हो चुकी होती। उनकी यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा कि आखिर दादाजी को कैसे पता चल गया कि उनका राज कोई दूसरा इंसान जान चुका है। मैं बिल्कुल खामोश रहा क्योंकि मैं थोड़ा घबरा भी गया था। मैंने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की। थोड़े दिनों के बाद दादाजी बीमार रहने लगे। फिर एक दिन हम सभी लोगों को उन्होंने अपने कमरे में बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बताओ कि तुम लोगों में से इस राज का किसे पता चल चुका है कि इस घर में आने वाली हर दुल्हन पहली रात मेरे कमरे में क्यों गुजारती है? क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकूंगा और जो इंसान इस राज को जान चुका है मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब मुझे लगा कि यही सही वक्त है सवाल करने का, इसीलिए मैंने साफ साफ कह दिया कि दादाजी मैं इस बात को जान चुका हूँ। दादाजी ने बाकी सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कह दिया और फिर उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। मैंने भी दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उनके पास जाकर बैठ गया। तो दादाजी ने पूछा कि पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि यह राज तुम कैसे जानते हो? तो मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे मैंने छुपकर सब कुछ देखा। वह बोले कि अब जब तुम इस राज को जान चुके हो तो यह राज अब तुम्हारे पास एक अमानत के तौर पर है, क्योंकि तुम्हारे पापा, बड़े पापा या चाचा भाइयों में से कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता है। तो मेरे मरने के बाद सभी घर वालों को इकट्ठा करके इस सब के बारे में तुम उन्हें बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि सबके दिल मेरे लिए बिल्कुल साफ हो जाएं और मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने दादाजी से कहा कि यह सब क्या है, आप मुझे पूरी बात समझाइए ताकि मैं सबके सवालों के जवाब भी आराम से दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि जो भी दुल्हन इस घर में आती है उसके साथ पहली रात को मैं कुछ गलत काम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत तो यह है कि हमारे परिवार में मेरे परदादा के समय हमारे गांव में जहां हम रहते थे वहां जादू टोना और टोटके जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान रहने लगे। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। लेकिन एक दिन मेरे परदादा ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया जो इन सब चीज़ों की जड़ था। गांव वालों ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा, जिसकी वजह से उसने बदला लेने के लिए हमारे घर की औरतों पर जादू करके उनकी कोख बांध दी, जिससे कभी भी इस खानदान में औलाद पैदा नहीं हो सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। एक बुजुर्ग थे जिन्होंने इस जादू का तोड़ निकाल लिया था और फिर उस तोड़ को उन्होंने मेरे परदादा को बता दिया और कहा कि 7 नस्लों तक आपको यह काम करना ही पड़ेगा, तभी आप इस जादू से मुक्त हो सकते हैं। वह काम यह था कि इस घर में जो भी दुल्हन आएगी उसे अपनी पहली रात इस घर का जो सबसे बड़ा होगा उसके कमरे में गुजारनी होगी और वह कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि उस बुजुर्ग ने बताए थे, और यह मंत्र किसी दूसरे आदमी को पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए जो भी दुल्हन कमरे में आती उसे सबसे पहले बेहोश कर दिया जाता था और फिर मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्से में काला धागा बांध दिया जाता है। यह काम हमारी 7 नस्लों से चला आ रहा है। मुझसे पहले मेरे दादाजी और उससे भी पहले उनके दादाजी यह काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब तुम लोगों के बच्चे 7वीं नस्ल के हैं। तुम लोगों के बाद यह काम नहीं करना पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाने दिया था और इसीलिए उसके ऊपर जादू का असर था, इसीलिए तुम्हें बच्चा भी नहीं हो रहा था। फिर जब तुमने अपनी पत्नी को एक रात के लिए मेरे कमरे में भेजा तो मैंने यही काम उसके साथ किया और फिर तुम्हारा भी बच्चा हो गया। यह राज कोई भी नहीं जानता है। मैंने आज तक अपने घर की किसी भी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वह मेरे घर की इज्जत है, मेरी बेटी के समान है। मेरे मरने के बाद मेरा यह सच सबको बता देना ताकि सबके दिल से शक खत्म हो जाए और मेरे लिए जो भी बुराई हो वह भी मिट जाए।
दादाजी की पूरी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने दादाजी से वादा किया कि उनका राज उनके मरने के बाद मैं सबको बता दूंगा। जब दादाजी का देहांत हो गया तो उसके अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ बिठाकर इसके बारे में बता दिया और जिसके भी दिल में दादाजी को लेकर जो शक था वह सब खत्म हो गया। दादाजी के कमरे में रखी हुई सभी जड़ी बूटियां निकालकर मैं गंगा में बहा आया और इस तरह से हमारे 7 नस्लों पर किए गए टोटके से हम लोगों को छुटकारा मिला और मेरे सारे सवालों का जवाब भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।